एंट्री हो चुकी रिपोर्टेड स्पीच की कब की, बाकी है बस समझना इसको। अरे डायलॉग छोड़, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के शुरू करते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो मुस्कान, ये बताओ कि तुम इस समर वेकेशन में कहाँ जा रही हो? मैं तो गाँव जा रही हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं और मेरा भाई जयपुर और उदयपुर घूमने जा रहे हैं। अच्छा, तुमने इंक्वायरी लेटर लिखा? हाँ, मेरे भैया ने मुझे बताया था कि एडो स्टेपलन सर सिखा रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से सीख गया, एडो स्टेपलन सर ने बहुत अच्छे से सिखाया और मैंने लिख भी लिया और इंक्वायरी भेज भी दी और अब मैं जाने वाला हूँ। इंक्वायरी हमारी हो गई। अच्छा, मुझे एक डाउट है, क्या एडो स्टेपलन सर मुझे बताएंगे? अच्छा, तुम्हें क्या डाउट है? हाँ, जरूर बताएंगे एडो स्टेपलन सर। बताओ तो सही। रिपोर्टेड स्पीच में प्रॉब्लम है। अरे, तुम्हें नहीं मालूम कि आज ही तो सर ने रिपोर्टेड स्पीच पर वीडियो बनाया और अपलोड किया है? तुम्हें देखना चाहिए। ठीक है, चलो अब घर जाने का वक्त हो गया। ओके बाय। ओके बाय। और कितना टाइम लगेगा ये प्रोसेसिंग करने में? लगता है बहुत देर लग जाएगा इसको प्रोसेसिंग होने में। और बताओ राजू, स्कूल में क्या क्या किया? कुछ नहीं भैया, पढ़ाई की और अपने दोस्तों के साथ खेला कूदा रिसेस में। हाँ, एक और बात, जब मैं घर आ रहा था तो फिर मुस्कान थी, मेरी दोस्त है मुस्कान, मेरी क्लासमेट, वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम समर वेकेशन में कहाँ जा रहे हो। तो मैंने बताया कि हम दोनों भाई जयपुर और उदयपुर के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए हमने अच्छे इंक्वायरी लिखा है। तो इंक्वायरी आपने मुझे बताया था कि इंक्वायरी हमने लिखा है और इंक्वायरी हमें लिखना आता था। एडो स्टेपलन सर ने हमें अच्छे तरीके से सिखाया था और मैंने इंक्वायरी लेटर लिख दिया। तो मैंने मुस्कान से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं गाँव जा रही हूँ। हाँ, उसे एक डाउट भी था। अच्छा, तो क्या तुमने उस डाउट को हल किया, सॉल्व किया? उससे रिपोर्टेड स्पीच में डाउट था, तो मैंने उसको बता दिया कि आज ही तो एडो स्टेपलन सर ने रिपोर्टेड स्पीच पर वीडियो डाली है, अपलोड की है। तो मैंने उसको बता दिया, तो आप देख लेगी और वो अपना डाउट क्लियर कर लेंगी, क्योंकि एडो स्टेपलन सर से मुझे तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो शायद उससे भी अच्छी तरीके से समझ में। अब रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है? तो रिपोर्टेड स्पीच होती है जिसमें इन्हीं दो लोगों के बीच में बात की जाती है, उसी को ही रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि रिपोर्टेड स्पीच कैसे कैसे होते हैं? तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच हमेशा दो टाइप्स के ही होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। क्या मतलब? डायरेक्ट का मतलब होता है किसी से हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, जैसा कि राजू और मुस्कान दोनों बातचीत कर रहे थे, तो उन दोनों का डायरेक्ट बात करना, वो दोनों अपनी दोनों की बात कर रहे थे, दोनों अपने अपने दोनों की बात कर रहे थे, किसी और की बात नहीं कर रहे थे, वो डायरेक्ट ही बात कर रहे थे। तो वो क्या है? वो डायरेक्ट स्पीच है, कि वो जो भी कहेंगे वो डायरेक्ट स्पीच है। अगर लेकिन जब वो जो भाई है राजू, वो अपने भाई से बात कर रहा था, जब वो भाई से अपने बात कर रहा था, अपने स्कूल की बात बता रहा था, जब मुस्कान की बात बता रहा था, तो वो इनडायरेक्टली किसकी बात बता रहा था? इनडायरेक्टली वो तीसरे की बात बता रहा था। तो जिसमें तीसरे की बात की जाती है इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, जिससे डायरेक्टली बात की है उसी की बातें हम इनडायरेक्टली बताते हैं किसी और को, उसी को ही इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया ना, तो इतना हमेशा याद रखना, डायरेक्ट का मतलब होता क्या है? डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट किसी से बात कर रहा हूँ तो वो डायरेक्ट हो गया। अब मैं किसी और की बात मैं कर रहा हूँ किसी के सामने, जैसे कि मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त के सामने बात कर रहा था, मैं उसके साथ बात किया, अब उसके साथ मैंने बात कर लिया, अब कोई मेरा दूसरा दोस्त मिला, अब मैं उसने पूछा कि क्या कर रहे थे तुम दोनों, तो मैं उसको बताऊंगा मैं उसके साथ बात कर रहा था, ये चीज़ें कर रहा था, वो ये बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था, यही सब चीज़ें मैं बताऊंगा। तो मैं तीसरे की चीज़ की बात बताऊंगा, जब मैं थर्ड पर्सन की बात मैं बताऊंगा, अपने तौर से इनडायरेक्टली बताऊंगा, तो उसको कहा जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट, जब मैं डायरेक्ट किसी से बात कर रहा हूँ उसी के बारे में, अपने बारे में, और इनडायरेक्ट जब मैं तीसरे के बारे में बात करूँगा तब उसको कहा जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है कि रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि उसमें अगर प्रेजेंट होता है तो उसका पास्ट हो जाता है, कभी प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है तो कुछ और बदल जाता है, पास्ट में बदल जाता है, लेकिन इसमें समझ में नहीं आता और सब रट्टा मारते रहते हैं कि प्रेजेंट आएगा तो मैं पास्ट डालूंगा, पास्ट परफेक्ट आएगा तो पास्ट परफेक्ट आएगा तो कुछ और डाल दूंगा, तो ये डाल दूंगा तो वो डाल दूंगा। नहीं,
आपको ये सब नहीं करना है। आपको रटने की क्या ज़रूरत है? रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने भी कभी रटा नहीं है और ना ही रटना चाहता हूँ और ना ही आपको रटाना चाहता हूँ और ना ही आप रटेंगे। मैं इतना दावा करता हूँ आप रटेंगे नहीं और ना ही आपको रटने दूंगा। आपको यूं ही आपको याद हो जाएगा। आपको याद करने की क्या ज़रूरत है? देखिए इसमें क्या होता है, अगर सिंपल प्रेजेंट में बात की जाती है तो सिंपल प्रेजेंट के बदले में उसका हम क्या करते हैं, उसका हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। क्या? अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो उसको हम सिंपल पास्ट में कर देंगे। सिंपल, क्योंकि देखिए मैं किसी से बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं उससे बात कर रहा हूँ तो वो कह रहा था कि तुम्हारी कॉपी कहाँ है, तो मैं ये थोड़ी कहूँगा तुम्हारी कॉपी यहाँ है। मैं कहूँगा उसकी कॉपी वहाँ थी। मैं हमेशा बात बताऊंगा बिल्कुल किस तरीके से, क्योंकि देखिए अगर वो पास वाली चीज़ कोई बता रहा है कि दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है, तो मैं क्या यही बताऊंगा कि यही उसकी कार है? नहीं, क्योंकि ये तो मेरे पास नहीं है, हमारे पास तो नहीं है। जो चीज़ें पास होती है उसी के लिए दिस लगाया जाता है, और जब दूर हो गई है तो हम दैट का यूज़ करेंगे, और दिस का क्यों यूज़ करेंगे? हम दैट का यूज़ करेंगे। तो इसीलिए हम इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, और माई का तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसने कहा है तो उसकी हिज को होगा हिज कार, दैट हिज कार। इसलिए आसान है, क्योंकि इसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं, आपको समझना है बस क्या करना है। देखिए अगर सिंपल प्रेजेंट में होगा तो उसे सिंपल पास्ट में कर देंगे। अगर वो कॉन्टिन्यूटी से काम हो रहा है, अगर वो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूटी के साथ काम हो रहा है तो उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूटी में काम करेंगे। और अगर जब परफेक्ट की बात हो रही हो, जब काम हो चुका हो, तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही हो, जैसे कि मैंने काम किया है, अब मैं उसको बताऊंगा तो उसको अलग वे में बताऊंगा ना। मैंने कहूँगा कि उसने काम कर लिया था, उसने काम कर लिया था, मैं कर लिया है नहीं बोलूँगा, कर लिया था। प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, तो प्रेजेंट की जगह आपको पास्ट लिख दें, बस पास्ट याद कर लेना है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो आपको क्या करना है, पास्ट कंटिन्यूस कर लेना है। और प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, और सिंपल पास्ट होगा। और अगर आप सोचेंगे कि सिंपल पास्ट ही हो तो क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अगर वो पास्ट है, मैं किसी चीज़ की पास्ट में बात बताऊंगा, उसने मुझे पास्ट की बात बताई, तो उसने मुझे पास्ट की बात बताई, मैं उससे भी ज़्यादा पास्ट की बात बताऊंगा। क्या? उसने मुझे सिंपल पास्ट बताया, मैं परफेक्ट बता दूंगा। बिल्कुल, उसने मुझे सिंपली बताया, मैं उसको बिल्कुल परफेक्ट से बता दूंगा। तो क्या करूंगा, सिंपल पास्ट की जगह मैं चेंज करूंगा पास्ट परफेक्ट में। अब कंटिन्यूटी भी अगर पास्ट में ही आ गई तो हम क्या करेंगे, अगर कंटिन्यूटी भी पास्ट में आ गई तो हम क्या करेंगे, तो वही तो करेंगे। अगर सिंपल पास्ट था तो हमने उसको क्या किया, सिंपल से हमने परफेक्ट में बना दिया, पास्ट परफेक्ट बना दिया। तो उसी तरीके से जब ये पास्ट कंटिन्यूस है तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूस के साथ भी परफेक्ट बना देंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली और परफेक्ट भी चल रहा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, इतना इजी है। इसको रटने की क्या जरूरत है, रटना तो बिल्कुल नहीं है, इसको समझना है, बस इसको समझने का काम है। अब आप सोच रहे होंगे तो इतना तो समझ में आ गया कि सिंपल पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएगा। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट होगा और जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तब क्या करेंगे, तब कोई चेंज होगा क्या? नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो पास्ट परफेक्ट हो, अगर उसमें पास्ट परफेक्ट बोला गया है तो आप भी पास्ट परफेक्ट ही बोलेंगे। अगर उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस डायरेक्ट में कहा गया है तो इनडायरेक्ट में भी आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही कहेंगे। आपको इन दोनों में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए पास्ट परफेक्ट हो तो गया, कितना पास्ट करोगे, पूरा पास्ट तो परफेक्ट हो चुका है तो आप कितना पास्ट करोगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, अब इसको कंटिन्यूटी हम परफेक्ट के साथ कर चुके हैं, बिल्कुल कंटिन्यूटी भी कर चुका है और बिल्कुल परफेक्ट के साथ। तो अब इसको कितना कंटिन्यूटी के साथ परफेक्ट करेंगे, जब इसको कर ही चुके हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। ग्रामर भी कहता है इसमें कोई चेंज नहीं है, ग्रामर खुद बोलता है कि इसमें कोई भी चेंज बिल्कुल नहीं है, नो चेंज इन दिस। अब मॉडल्स आप समझ लीजिए कि फीलिंग्स, जो भी फीलिंग्स हम व्याख्या करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए मॉडल्स यूज़ किया जाता है। तो आप समझ लीजिए विल शैल, अगर विल शैल आएगा तो हम क्या करेंगे, विल शैल का आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको सेकंड फॉर्म लगा देना है। क्या मतलब सेकंड फॉर्म, विल का क्या होता है, वुड होता है, शैल का क्या होता है, शुड होता है, और कैन का क्या होता है, कुड, मे का होता है माइट। कुड, शुड, वुड, माइट, क्या इन जो मैंने बोला कुड, शुड, वुड, माइट, क्या इनके कभी चेंज होते हैं? नहीं, इनके चेंज नहीं होते हैं। अगर डायरेक्टली किसी ने कहा है, अगर उसने डायरेक्टली सिंपली वे में, अफर्मेटिव वे में, किसी भी वे में कहा है उसने, अगर किसी भी वे में उसने कहा है तो वो चेंज नहीं होगा।
वो चेंज नहीं होगा अगर वो मोडल्स के तौर पे लगा है, कुड लगा है, शुड लगा है, वुड लगा है, माइट लगा है। अगर उसमें विल शैल होगा तो वुड शुड हो जाएगा, अगर कैन होगा तो कुड हो जाएगा, मे होगा तो माइट हो जाएगा। मगर उसमें पहले से ही वुड, शुड, कुड, माइट चारों को चारों हो तो वो बदला नहीं जाएगा। क्या? वो बदला नहीं जाएगा, ना ही उसका कोई पास्ट, क्योंकि वो वैसे का वैसे ही रहेगा। जिस तरह से पास्ट परफेक्ट का कोई चेंज नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई चेंज नहीं, उसी तरह से कुड, शुड, वुड, माइट का भी कोई चेंज नहीं। अब हमने टेंस भी समझ लिया और मॉडल्स भी समझ लिए कि उनको किस तरह से चेंज किया जाएगा इनडायरेक्टली वे में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अब बात आती है कुछ प्रेपोजिशंस की, कुछ प्रोनाउंस की, उनको कैसे करेंगे, उन सबको करने का तरीका क्या है, व्हाट इज़ द वे, उसका वे क्या है। तो देखिए, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि देखिए, दिस है, उसने कहा दिस बॉय, ठीक है, दिस बैग, यह बैग। तो आप जब किसी के पास गए थे, किसी से बात किए, तो उसने कहा दिस इज़ माई कार। मैं आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है। तो आप किसी और से बोलोगे तो क्या वो आपके पास कार है? नहीं ना, वो आपके पास नहीं है। जो चीज़ पास होती है उसी के लिए दिस होता है, और जो पास में ना हो उसके लिए दैट का यूज़ किया जाता है। तो हमको याद करने की क्या जरूरत है, दिस की जगह दैट लगेगा। क्यों याद करने की ज़रूरत है? क्योंकि इसमें सेंस लगा लो, खुद ही सेंस लगा लो। देखिए, दिस किस लिए यूज़ होता है? दिस यूज़ होता है पास के लिए, लेकिन वो तो पास है ही नहीं। जब वो पास ही नहीं है तो दैट का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो दूर होगा। क्योंकि फार के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं, तो दिस का दैट यूज़ करेंगे। और दीज क्या है? दीज भी क्या है? दीज एक प्लूरल है दिस का, तो दीज है तो दोस्त हो जाएगा, क्योंकि वो दूर है। इतना तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं, वो हमारे पास थोड़ी है, वो तो दूर है। क्योंकि वो जब हम बात कर रहे थे वो चीज़ें हमारे पास थी, हम दोनों के पास, जिससे हम डायरेक्टली बात करें, जिससे मैं डायरेक्टली बात कर रहा था, तो उसने जो मुझे बताया था उसके पास था, उसके पास तब था, उसके पास था, तो हम दोनों के पास था। तो मेरे सामने था, वो मेरे पास था, मेरे नियर था, तो वो क्या था? मेरे एट हैंड था, तो वो क्या है? उसके साथ दिस लगा। लेकिन जब वो मुझसे फार हो गया, ज़्यादा ही दूर हो गया, मुझसे फार डिस्टेंस हो गया, तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगा? मैं उसके लिए दैट ही यूज़ करूँगा, दीज यूज़ करूँगा अगर वो प्लूरल है तो दीज यूज़ करूँगा। जब हम डायरेक्टली बात करेंगे, और जब हम इनडायरेक्टली बात करेंगे किसी और से, किसी और की, तो क्या हम दोस्त का यूज़ करेंगे। क्लियर है? अब ये बात आती है कि उसने कहा कि मैं यहाँ आऊँगा, तो उसने कहा था यहाँ मैं आऊँगा, मैं डायरेक्टली किसी ने बात की यहाँ, तो यहाँ की बात की है, तो मैं अब कहीं और गया हूँ, मैं कहीं और पे गया हूँ, तो क्या मैं वहीं पे वही बात कहूँगा कि यहाँ उसने मुझे बुलाया? नहीं ना, मैं ये कहूँगा वहाँ उसने मुझे बुलाया, वहाँ उसने बुलाया मुझे। ये नहीं कहूँगा कि उसने मुझे यहाँ बुलाया है, नहीं कहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा वहाँ मुझे बुलाया था, है ना। बिल्कुल मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैं वहीं तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पोजीशन पे हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, जिस जगह पे हूँ, वही कहूँगा ना। क्योंकि मैं उस जगह पे तो हूँ नहीं, जहाँ पे बुलाया था वहाँ हूँ नहीं, तो मैं देयर का यूज़ करूँगा। हमेशा याद रखना, हियर का देयर। फिर नाउ, अब मैंने कहा कि अब, तो उसने कहा अब मैं जाता हूँ, अब मैं जाता हूँ, तो क्या मैं उसको, जिसको मैं बोल रहा हूँ, तो मैं अब मैंने किसी से कहा, उसने मुझसे कहा कि डायरेक्टली उसने मुझसे कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने दूसरे को कहा, वो मिला, तो उसने क्या कहा? तो उसने कहा कि तब मैं जाता हूँ, तब मैं जाता हूँ। अब मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैंने उसको जो कहा तब मैं जाता हूँ, क्योंकि अब तो गया, तब का यूज़ होगा। तब किस लिए होता है? जो चीज़ हो चुकी है, अब का मतलब जो मैं उससे अभी बात कर रहा हूँ, तो अब, और तब का मतलब जब मैं उससे बात कर रहा था, डायरेक्टली जब मैं उससे बात कर रहा था, तब के लिए तब यूज़ होगा, और अब के लिए अब यूज़ होगा, अब के लिए अब, तब के लिए तब, इसलिए नाउ देन। इतना क्लियर। अब बात आती है, वैसे ही अगो का बिफोर हो जाएगा, अगो डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में बिफोर हो जाएगा। और टुडे, आज उसने कहा है, मतलब उसने मुझे कल कहा था, मतलब उसने आज ही कहा था, लेकिन कब कहा था? मैं बाद में कहा है, आज ही कहा है, लेकिन मैं क्या कहूँगा? दैट डे, मतलब किसी दिन आज में ही कहा था, तो मैं आज थोड़ी कहूँगा, मैं कहूँगा उस दिन उसने कहा। उसी तरह से टुमारो, तो टुमारो में क्या कहूँगा? मैं टुमारो यही तो कहूँगा, नेक्स्ट डे, मतलब अगला दिन ही कहूँगा, तो इसलिए इसका यूज़ होगा अगला दिन। और येस्टरडे मतलब क्या होता है? पिछला दिन, तो हम क्या करेंगे? द प्रीवियस डे का यूज़ करेंगे, पिछला दिन। अब उसी तरह से डायरेक्टली उसने कहा है लास्ट वीक या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, तो हम क्या करेंगे? लास्ट मतलब पीछे होता है, तो हम क्या करेंगे? प्रीवियस का यूज़ करेंगे।
प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर का यूज़ करेंगे। बस इतना सा क्लियर था, ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। आपने इसको रटा बिल्कुल नहीं, आपको इसी तरीके से याद हो गया। याद क्या आपको रटने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी रटने की। तो आप समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से, इतना तो आपने समझ लिया। आप समझते कुछ एग्जाम्पल। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स। तो मैंने डायरेक्टली क्या कहा? ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स। तो इनडायरेक्टली मैं कहूँगा सेड टू की जगह पे हम यूज़ करेंगे टोल्ड का। इतना याद रखना कि सेड टू होगा तो हम टोल्ड का यूज़ करेंगे। ही टोल्ड मी दैट ही नेवर एट स्वीट्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आई की जगह ही का यूज़ क्यों किया? तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ही सेड टू मी, किसने कहा? ही वह उसने मुझसे कहा। क्या कहा? कि वह उसने कभी नहीं खाया है, कभी नहीं खाता है। क्या नहीं खाता है? स्वीट्स नहीं खाता है, तो नहीं खाया है। तो हमने इसका यूज़ क्यों किया? इसका हमने इसलिए यूज़ किया प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमने इसको, तो हमको यह क्या याद था कि अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट में होगा तो हम उसको पास्ट में यूज़ करेंगे। तो हमेशा याद रखना, अब मैंने आई का यूज़ किया है, तो किसने यूज़ किया है? उसने मुझसे कहा है। किसने कहा? उसने। तो उसने अपने आप को आई का है, तो आई के बदले हम ही का यूज़ करेंगे। ही टोल्ड मी दैट ही नेवर एट स्वीट्स। ईट का एट हो गया और जो चीज़ें थी वैसी की वैसी, बस आई की जगह ही, और जो सेड टू था हमेशा याद रखना सेड टू की जगह टोल्ड आएगा। अब एक और बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ही सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्या? कि ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी उसने कहा। तो क्या मैंने क्या बताया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो क्या इसका ये होगा? ही सेड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। क्या आपको कुछ गलती लग रही है इसमें? बिल्कुल इसमें गलती है। क्या गलती है? बिल्कुल इसमें गलती है। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या आपने क्या कहा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप ये कैसे कह सकते हैं? आपने कहा था कि इसका पास्ट में चेंज करेंगे, आपने पास्ट में क्यों नहीं चेंज किया? सब्र रखिए, ज़रा देखिए। आप ये बात हमेशा याद रखिए कि ये फैक्ट है। क्या है ये? एक फैक्ट है। क्या कोई फैक्ट हमेशा पुराना हो सकता है? जो चीज़ें फैक्ट होती हैं वो हमेशा उसी तरह से लिखी जाती हैं कि देखिए ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। तो क्या ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी नहीं है? बिल्कुल ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है। तो जो चीज़ें फैक्ट्स है, यूनिवर्सल फैक्ट्स है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। इतना हमेशा याद रखना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी क्यों कर रहा हूँ? तो देखिए मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम का वक्त है। एग्ज़ाम के वक्त में आपको जल्दी से जल्दी आपको करना भी है, आपको समझना भी है। तो मैं आपको दो चीज़ें बता दिया हूँ, दो एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ, तो आपको समझना है। अब आपको इस तरह से कैसे समझना है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? तो आप हमारी PDF से कर सकते हैं, जो मैंने आपको PDF बना रखी है, जो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो अभी आप कहीं नहीं जाइए, अभी आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझना है। तब उसके बाद एक्सरसाइज पे जाना है, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तो एक्सरसाइज करेंगे कैसे? तो ये पूरी की पूरी वीडियो अच्छे तरीके से देखिए, तब उसके बाद PDF पे जाइए और एक्सरसाइज सॉल्व करिए। तो पहले अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। अब मैं इसको क्या करूँगा? सेड टू, तो हमें पता है सेड टू होगा तो टोल्ड कर देंगे। राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी, क्योंकि आई था। राम क्या है? एक लड़का है, तो लड़के के लिए क्या यूज़ होता है? ही यूज़ होता है। तो ही मैंने यूज़ किया और एम की जगह वॉज यूज़ किया, और वॉचिंग टीवी, इसलिए मैंने वॉचिंग टीवी यूज़ किया। बस ये क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तो मैंने इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। अब ये बात आती है कि अगर इसमें सेड टू श्याम ना हो, अगर किसी से कहा ही ना हो, तो हम क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है। सेड, राम सेड होगा ना, तो आपको राम सेड ही लिख देना और दैट लिख देना। बस आपको राम सेड और दैट लिख देना है। तो आप सोच रहे होंगे दैट क्यों लिखना है? तो जो ब्रैकेट है ना, इसको आप समझ लीजिए, जो ब्रैकेट है इसी की जगह पे दैट ले लेता है, इसी की जगह ये दैट ले लेता है। तो इतना हमेशा याद रखना। दे सेड टू रहीम, उसने रहीम से कहा वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं। दे सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, आसान है। दे टोल्ड रहीम, उसने कहा टोल्ड, उन्होंने कहा रहीम से दैट, क्या इन्वर्टेड कोमा का हमने क्या किया? दैट का हमने यूज़ किया। फिर उसके बाद दे क्यों यूज़ किया? क्योंकि किसने कहा था? दे ने कहा था, तो इसलिए हमने दे का यूज़ किया। दे वर, अब वर क्यों आया? क्योंकि प्लूरल है। दे क्या है? एक प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर का यूज़ होगा, तो इसलिए हमने वर का यूज़ किया। वर प्लेइंग फुटबॉल, आसान है। प्रेजेंट का पास्ट में यूज़
प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो गया। बस इतना सा क्लियर बात आती है कि मैंने अफर्मेटिव की बात की। क्या मैंने अफर्मेटिव चीज़ों की बात की कि ये चीज़ होती है, मैंने ये किया वो किया, करता हूँ ये करता हूँ, लेकिन मैंने नेगेटिव नहीं बोला कि मैं ये नहीं करता हूँ वो नहीं करता हूँ। तो क्या इसके लिए अलग चीज़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं शी सेड, उसने कहा शी इज़ नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, यूज़ कर दिया ना मैंने नेगेटिव का। अब इसका क्या करेंगे? सी सेड, अब उसने किसी से कहा नहीं था, हमें पता नहीं किसने कहा, तो हमने सेड का सेड यूज़ किया। फिर दैट शी वॉज नॉट देयर, शी वॉज नॉट देयर, हियर का हमने देयर का यूज़ किया। आपको पता है क्योंकि वो जब हियर का यूज़ किया तो वो वहाँ पे जहाँ पे यहाँ था तो वहाँ की बात हो रही थी। अब मैंने वहाँ की बात किया, वो यहाँ है तो मैं वहाँ का यूज़ करूँगा ना, नहीं यहाँ का तो यूज़ नहीं करूँगा। तो आप उतना तो समझ गए होंगे, आपको नेगेटिव तो समझ में आ गया होगा। अब इंटेरोगेटिव पता करते कि इंटेरोगेटिव किस तरह से यूज़ होगा। तो देखिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इंटेरोगेटिव किस तरह से यूज़ होगा? देखिए इंटेरोगेटिव यूज़ होता है जैसे कि शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज। तो क्या सेड टू का टोल्ड होगा? नहीं। आप हमेशा याद रखना इंटेरोगेटिव हमेशा पूछा जाता है ना किसी से, तो टोल्ड नहीं होगा, किसी को बता थोड़ी रहे हैं। टोल्ड का मतलब बताना होता है और आस्क का मतलब क्या होता है? पूछना। तो वो पूछ रहा है, शी आस्क्ड, उसने पूछा मुझसे, शी आस्क्ड मी इफ़, दैट की जगह इफ़ यूज़ होगा, इसमें दैट की जगह इफ़ यूज़ होगा। इफ़ आई वॉज, अब यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया था? आर यू, तो आर यू की जगह पे जहाँ पे आर है ये यू आर फिर बदल कर लेगा। क्या होगा कि आर आगे आ जाएगा, यू पीछे आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से अफर्मेटिव की तरह से यूज़ होगा। उसने मुझसे कहा कि शी वॉज गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज जा रही थी, वो कॉलेज अगर वो कॉलेज जा रही थी तो मैंने इसका इसलिए यूज़ किया। तो देखिए अगर वहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, ही सेड टू हर कैन यू राइट अ लेटर, तो ही सेड टू, तो सेड टू का क्या होगा? ये क्या कर रही है? ये पूछ रही है। ये क्या पूछ रही है? तो पूछने के लिए आस्क्ड यूज़ करेंगे, टोल्ड का यूज़ नहीं करेंगे। ही आस्क्ड हर, उसने किससे पूछा? ही आस्क्ड हर इफ़ शी कुड राइट अ लेटर, शी कुड राइट अ लेटर। हमने क्या देखा था कि कैन का कुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, तो हमने कैन का कुड कर दिया। राइट अ लेटर, जो चीज़ें थी वही चीज़ें हमने उसी तरीके से लिख दिया। अब मैंने चीज़ें कुछ एक चीज़ बताई ऊपर, मैंने क्या एक ऊपर चीज़ बताई, क्या आपने उसको एरर आपने पकड़ा? क्या आपने कुछ चीज़ें एरर पकड़ी? नहीं पकड़ पाए। चलिए मैं बताता हूँ। शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, मैंने क्या पूछा? उसने मुझसे पूछा क्या तुम कॉलेज जा रहे हो? तो मैंने आंसर में क्या बताया था? शी आस्क्ड मी इफ़ शी वॉज गोइंग टू कॉलेज। तो इसका क्या मतलब है? उसने पूछा कि वह कॉलेज जा रही थी, कि वह अगर वो कॉलेज जा रही थी। उसने अपने आप से थोड़ी पूछा था, उसने तो मुझसे पूछा था। तो शी का यूज़ नहीं होगा बल्कि आई का यूज़ होगा। तो आपको एरर भी पकड़ना सिखा रहा हूँ। क्या मैंने एरर भी पकड़ना सिखा रहा हूँ? किससे बात हो रही है, किससे पूछ रही है, तो मैं आपको एरर पकड़ना भी सिखा रहा हूँ। बात आती है कि किसी ने सवाल पूछा और उसने फिर नो कह दिया, जैसे कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? तो मैंने कहा नो आई सेड, मैंने कहा नो मैं नहीं कर सकता। तो इसका कैसे लिखेंगे? तो देखिए आपको उसी तरह से फॉर्मेट यूज़ करना है। शी आस्क्ड, उसने पूछा मुझसे, शी आस्क्ड मी, और दैट की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ आई क्यों होगा? क्योंकि उसने मुझसे पूछा, अपने आप से नहीं पूछा है ना, मुझसे पूछा है। तो आई कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि कैन की जगह पे हमने कुड का यूज़ करेंगे। तो इतना क्लियर है। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा कि नो, उसने मना कर दिया। तो मैं क्या कह सकता हूँ? आई सेड, मैंने उससे कहा आई कुडंट, आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सकता। आई कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप ये भी लिख सकते हैं आई कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, या आप ये भी लिख सकते हैं आई रिप्लाइड इन नेगेटिव। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने नेगेटिव में किया, तो ठीक है हम रिप्लाइड में कह देंगे आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, ही रिप्लाइड इन नेगेटिव। जिसने भी जिससे पूछा होगा, किसी ने भी किसी से कहा होगा, तो हम उसके बारे में कह देंगे नेगेटिव, या ये कह देंगे कि शी कुडंट डू, या शी कुड नॉट लिख देंगे, ही कुड नॉट लिख देंगे, या कुछ, या दे कुड नॉट लिख देंगे। जिस तरह से भी होगा क्वेश्चन उस तरह से लिख देंगे। मगर जब वो हाँ में कहेगा, तब अगर वो हाँ कहेगा कि वो करना चाहता है, तो क्या कहेंगे? तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी मेरे पास एग्जाम्पल है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? तो उसने कहा आई सेड, मैंने कहा यस, हाँ। तो मैं इसका क्या करूँगा? डायरेक्ट में हमको पता है सेड टू का क्या होगा। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा इफ़ आई न्यू हिम, आई न्यू हिम, मैं उसे जानता हूँ। आई न्यू हिम, क्या मैं उसे जानता हूँ? तो इसका मैंने क्या किया? इसका मैंने यूज़ किया आई न्यू। न्यू क्यों आया?
न्यू इसलिए आया क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया पास्ट में, सिंपल पास्ट में इसको मैंने चेंज किया इसलिए आया इफ़ आई न्यू में। जैसा कि आपने रिप्लाइड दिया कि नेगेटिव में आपने जब नो कहा तो आप ये कह सकते थे आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, तो क्या आप यस में ये नहीं कह सकते आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव? क्या मतलब? अफर्मेटिव का मतलब ही तो होता है हाँ मानना, मतलब पॉजिटिव वे में बात करना, मतलब पॉजिटिव कह देना कि मतलब हाँ मैं करूँगा। और नेगेटिव है तो नेगेटिव आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, अगर हाँ में है तो आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। या जो चीज़ें पूछी गई हो आई डिड, मतलब कुछ करने को कह रहा है तो आई डिड, कुछ आई मुझे पता है तो आई नो, तो वो चीज़ें जो चीज़ें हो वो चीज़ें उसी तरह से यूज़ करेंगे। या आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं आई रिप्लाइड इन नेगेटिव या आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अब इंटेरोगेटिव की तो बात हो गई, अब क्या बात होगी जब क्वेश्चन वर्ड के साथ पूछा जाएगा कि क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, कैसे, जब ये पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे? तो आपको इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या याद करना है? ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, क्या कहा? ही आस्क्ड हर, पूछा, ठीक है, उसने पूछा ही ना, उसने पूछा, ही आस्क्ड हर। अब आपको इफ़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, दैट ना इफ़ कुछ नहीं, आपको वॉट का ही रख देना है। वॉट है तो वॉट लिख देना है, व्हेन है तो व्हेन लिख देना है, वेयर है तो वेयर लिख देना है। फिर उसके बाद डू यू लिखा है तो किसके बारे में पूछ रहा है? तो ये हर तो हर को हम जब इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा? शी होगा, है ना। हर का क्या होता है? सब्जेक्ट शी होता है, तो हम क्या कहेंगे? शी वॉन्टेड, क्या चाहती थी वो? वॉट शी वॉन्टेड, क्या चाहती थी, क्या चाहती थी। तो उसी तरह से हम यूज़ करेंगे व्हाट डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, तो क्या तुम चाहते, क्या वो चाहती थी, तो इसलिए मैंने यूज़ किया। अब आप कहेंगे कि इसको मैं किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ? देखिए, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको आप क्वेश्चन वर्ड की तरह से ही लिख दीजिए, क्योंकि इंटरोगेटिव में हमने उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं था इसलिए हमने इफ़ का यूज़ किया था, क्योंकि उसमें अगर की बात होती है। अब इसमें अगर की बात नहीं हो रही, इसमें क्वेश्चन वर्ड की बात हो रही है, तो इफ़ की जगह पे हम व्हाट का यूज़ करेंगे। और डू यू वांट, तो डू यू हमें मालूम है तो कि ये इंटरोगेटिव है, तो इसको हम अफर्मेटिव के तरीके से लिखेंगे। अगर ये इंटरोगेटिव नेगेटिव में पूछेगा कि डोंट यू वांट, मतलब तुम नहीं चाहते हो, डू यू नॉट वांट, तुम नहीं चाहते हो, तो हम इसको नेगेटिव में यूज़ करेंगे। हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे ही आस्क्ड हर व्हाट शी नॉट वांटेड, ये नहीं लिखेंगे व्हाट शी डिड नॉट वांट। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किस तरह से किसका यूज़ किया जाता है। अब ये मत करना कि डू यू वांट तो हम क्या करेंगे? डिड लगाएंगे, है ना, डेट लगाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव में कहा गया। अगर वो नेगेटिव में नहीं अफर्मेटिव में, तो अफर्मेटिव में है तो सेकंड यूज़ कर देंगे व्हाट शी वांटेड, इसी तरह से यूज़ करेंगे बस। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते ताकि आपको और समझ में आए। आई सेड टू श्याम विच क्लास डू यू रीड इन, तो अब क्या होगा? सेड टू का आज हो जाएगा, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आपको समझ में आ ही गया होगा। आई आस्क्ड श्याम, इफ़ नहीं आएगा ना दैट आएगा, विच आएगा, क्योंकि विच है तो विच क्लास, क्योंकि विच क्लास कौन सी क्लास है, तो ये एक चीज़ हो गई अलग। विच क्लास डू यू रीड इन, किससे पूछ रहा है? श्याम से पूछ रहा है। श्याम के लिए क्या यूज़ होता है? ही यूज़ होता है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन ही यूज़ होगा, तो ही रीड इन, तो ही रीड नहीं है। आप सोच रहे हैं इसका तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं हुआ। हमेशा रखना कि रीड, रेड, हमेशा स्पेलिंग सेम होती है बट प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। ही रेड इन होगा, तो हमेशा मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन भी बता दी क्या होती है। तो प्रोनाउंसिएशन हमेशा याद रखना। जब भी आप कहोगे, किसी से कहोगे कि आपने पढ़ा, तो आप कहोगे आई रेड, मैंने पढ़ा। आप ये नहीं कहोगे आई रीड, तो मैं पढ़ता हूँ, इसका मतलब रहेगा मैं पढ़ता हूँ, तो पूरा चेंज ही हो जाएगा सेंटेंस। तो हमेशा याद रखना, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, आपको एरर भी बताने की कोशिश कर। अब आप सोचेंगे कि जब किसी को ऑर्डर दिया जाता है, किसी को मैंने ऑर्डर दिया, जैसे कि मैंने किसी को ऑर्डर दिया आई सेड टू हरी, जैसे कि हरी ने सेड डोंट प्लग द फ्लावर्स, मतलब मत तोड़ो फ्लावर्स। अब इसको मैं क्या कहूँगा? इसको मैं ऑर्डर कहूँगा। क्या मैंने क्या ऑर्डर दिया उसको? मैंने मत तोड़ो। आई ऑर्डर हरी, मैं हरी को कहा ऑर्डर हरी नॉट टू प्लग द फ्लावर्स, अब आप सोच रहे होंगे कि नॉट टू क्यों आया, डू नॉट क्यों नहीं आया? तो इसमें डू नॉट का यूज़ नहीं होगा। ऑर्डर हरी, फिर उसके बाद नॉट टू प्लग दिस
क्योंकि देखिए डू नॉट का यूज़ हुआ है तो डू नहीं यूज़ होगा, नॉट यूज़ होगा और प्लग से पहले टू का यूज़ होगा, फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं वही उसी तरह से यूज़ किया जाएगा। अब आप सोचेंगे अगर ये अफर्मेटिव होगा कि ये करो तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, नॉट नहीं लिखना है, आपको उसी तरह से लिख देना है। जैसे कि मैंने लिखा आई ऑर्डर हरी टू डू दिस वर्क, नॉट नहीं लगाया, टू डू दिस वर्क। इस तरह से भी आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो अफर्मेटिव में होगा तो नॉट के साथ टू प्लग द फ्लावर, और अगर नहीं होगा, नॉट का यूज़ नहीं होगा, अगर उसमें कहा गया करो, अगर कहा गया होगा करो, मना नहीं किया करो, तो टू प्लग दिस थिंग, कुछ भी जो चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें करने को कहा होगा तो उसके लिए टू प्लग टू आएगा, उसके बाद जो चीज़ें होंगी उसी तरह से यूज़ किया जाएगा। अब बात आती है कि किसी ने ऑर्डर दिया, ठीक है, हमने मान लिया कि किसी ने ऑर्डर दिया, लेकिन जब किसी ने रिक्वेस्ट किया, किसी ने रिक्वेस्ट के तौर पे कहा, जैसे कि शी सेड टू रामू प्लीज़ ब्रिंग माई बुक, क्या वो मेरी बुक ब्रिंग करोगे, क्या मुझे दे दोगे, ला दोगे? तो आप क्या कह रहे थे, आप मुझसे कह रहे थे कि रिक्वेस्ट करेंगे तो कैसे कहेंगे, तो आपने खुद ही तो बता दिया, जब रिक्वेस्ट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, शी रिक्वेस्ट रामू टू ब्रिंग माई बुक। ऑर्डर की जगह हम रिक्वेस्ट का यूज़ करेंगे, रिक्वेस्टेड तो हम रिक्वेस्टेड का यूज़ करेंगे। आई रिक्वेस्टेड रामू टू ब्रिंग माई बुक, सब कुछ वैसा ही होगा, बस ऑर्डर की जगह पर रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि हम रिक्वेस्ट से पूछ रहे हैं, क्योंकि हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे हम, ना कि हम उसे ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से पूछ रहा है। अगर वो प्लीज़ पूछ रहा है, प्लीज़ ला दो, प्लीज़, तो वो प्लीज़ का मतलब ही तो होता है रिस्पेक्ट देना, मतलब रिक्वेस्ट करना। ऑर्डर थोड़ी दे रहा है, प्लीज़ कहेगा तो ऑर्डर थोड़ी दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि ला दो। अगर मैंने प्लीज़ नहीं कहा है कि इसका मतलब क्या हुआ कि ला दो, तो इसका मतलब ऑर्डर दे रहा हूँ, ब्रिंग माई बुक, ले आओ मेरा बुक। अब मैं कह रहा हूँ प्लीज़ ब्रिंग माई बुक, इसका मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब बात आती है कि जब मैं सजेशन देता हूँ, क्या मतलब, राम सेड टू सीता से कहा राम ने टेक मेडिसिन रेगुलरली। उसने क्या कहा, उसने कहा कि हमेशा लिया करो। अब उसने ऑर्डर तो नहीं दिया, नहीं, उसने रिक्वेस्ट भी नहीं करे कि ले लो, हमेशा लिया करो रेगुलरली, रिक्वेस्ट भी नहीं किया। उसने क्या कहा है, उसने एडवाइस दिया, उसने क्या दिया, सलाह दी है कि ले लिया करो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उसने जब सलाह दिया है तो सलाह को इंग्लिश में एडवाइस कहते हैं, और एडवाइस को एडवाइस्ड कहते हैं। तो क्या करेंगे, ऑर्डर की जगह पे जहाँ पे ऑर्डर रिक्वेस्टेड आता है वहाँ पे एडवाइस्ड लिख देंगे, और जो चीज़ें सेम टू सेम आती है, टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो उसका हम करेंगे टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। बस इसका काम ख़त्म, इतना सा काम था, हमको बिल्कुल क्लियर हो गया और समझ में भी आ गया किस तरह से इसका यूज़ होगा। अब ये मेरी जिम्मेदारी थी कि आपको समझाना, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितने लोगों को समझा पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई देने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर दें, और अगर आप इस वीडियो पर न्यू हैं, इस चैनल पर न्यू हैं, तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूलें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए अंदाज में, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए एडुस्टेप लर्न के साथ।